नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूंगी, लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, कोरोना से बचिए। और अब आपको दे दें बड़ी खबर। जी हां, 2 दिन की राहत के बाद कोरोना से झारखंड में एक बार फिर आफत आती हुई दिखाई दे रही है। आज रांची में 4 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। खास बात यह है कि ये सभी मरीज कोरोना के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी के ही निवासी हैं। इसी के साथ झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 119 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि 31 मार्च को झारखंड में पहला कोरोना केस मिला था। इसके बाद से अब तक 3 दिन यानी कि 21 अप्रैल के बाद 3 मई और 4 मई को झारखंड से एक भी केस नहीं मिला था। हालांकि राहत की बात यह है कि झारखंड में मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट काफी बेहतर है, लेकिन 2 दिन तक मामले सामने नहीं आए। बहुत ही राहत की सांस सभी ने ली, लेकिन अब एक बार फिर से हिंदपीढ़ी इलाके से 4 नए मामले सामने आए हैं। चलिए अब आपको देते हैं झारखंड में कोरोना से जुड़े हर अपडेट को विस्तार में बताते हैं। झारखंड में कोरोना के 4 नए मामले आज सामने आए हैं। 2 दिन एक भी मामला सामने नहीं आया था। हम आपको बता दें, ये सभी चारों पॉजिटिव केस जो सामने आए हैं, चारों मरीज जो सामने आए हैं, वो हिंदपीढ़ी से आए हैं। झारखंड में कोरोना के अब तक 4 केस होने के बाद 119 आंकड़ा पहुंच गया है। कोरोना पर मुख्य सचिव की बैठक कल होने वाली है। क्या स्थिति बनी हुई है, इसकी समीक्षा होगी। शहरी इलाकों से मिले 95% केस, ये सामने आ रही है बात। 119 मामलों में से शहर से 100 केस मिले हैं। अभी ग्रामीण इलाकों का आंकड़ा कम है। 3 दिन बाद रिम्स में अब सैंपल की जांच हो रही है। जांच में अब तेजी आएगी। झारखंड में मरीजों की रिकवरी रेट अच्छी है, ये एक अच्छी बात है। हिंदपीढ़ी में भीड़ जुटी तो पार्षद जिम्मेदार होंगे, ये साफ साफ कह दिया गया है। इसके साथ ही साथ ड्रोन से हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी पर नजर रखी जा रही है, जहां से आज 4 मामले सामने आए हैं। इधर कोरोना जांच के दौरान रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग का लैब टेक्नीशियन संक्रमित हो गया था और इसे लेकर आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक 2, 3 और 4 मई को लैब को बंद रखा गया। आज एक बार फिर से लैब को खोल दिया गया है और कोरोना की जांच शुरू कर दी गई है। रिम्स प्रबंधन अब इस बात की कोशिश में है कि कैसे लैब के स्टाफ को संक्रमण का खतरा कम हो और इसके लिए उपाय भी कर रहा है। सावधानियां ये बढ़ती जा रही हैं कि हम जो कलेक्शन पहले करते थे, तो कलेक्शन की एक अलग टीम होगी जो हमें एक सीआरएफ फॉर्म के साथ में जाकर के वो कलेक्शन आएगा। और तो क्या एक सेग्रीगेशन हो जाएगा, कलेक्शन की टीम अलग रहेंगी और यहाँ जो शॉर्टनिंग और सैंपल टेस्टिंग की टीम अलग रहेंगी। तो ये डिस्टेंस मेंटेन होगा, जिससे कि हमारा चांसेज है कि इस तरह का कंटामिनेशन का चांसेज कम हो जाएगा। तो अब अलग से सैंपल कलेक्शन टीम काम करेगी। इधर झारखंड के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर उनको अपने राज्य में ही रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए हेमंत सरकार हर उस सेक्टर को तलाश रही है जिसमें रोजगार की संभावनाएं हो। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाह रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम पहुंचे और लाह के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के बाद उनके लिए रोजगार के अवसर अपने ही राज्य में तलाशे जा रहे हैं। मेरा ये उद्देश्य, ये रोजगार ये पहला कदम है। इसके पीछे अनगिनत कड़ियां हैं जिसको मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं और निश्चित रूप से आने वाला समय, अगर इन कड़ियों को हम लोग बेहतर तरीके से जोड़ लें तो राज्य की आर्थिक गतिविधि और यहाँ की रोजगार की असीम संभावनाएं हैं और हमारे नौजवानों को, हमारे राज्यवासियों को दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए भटकने की आवश्यकता ना हो। इसके लिए मैं हर वो कोना देखने का प्रयास कर रहा हूं जहां से हम बड़े पैमाने पर रोजगार निकाल पाएं। इधर मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रवासी मजदूरों से रेलवे द्वारा किराया वसूले जाने पर एक बार फिर आपत्ति जताई है। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्र सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है, इसके बावजूद टिकट के पैसे लेकर मजदूरों को घर वापस भेजा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मजदूरों का किराया देने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार घबरा गई है। केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय हमारी एक नहीं सुनी और पैसे लेकर के वसूल करके सबको भेज रही है। उसी पर कल बयान जारी किया मैडम सोनिया गांधी जी ने।
तो इन लोग को तिलमिला गए बीजेपी के लोग। अब आनंद फानन में बैकफुट में जा करके कहा कि नहीं 80% 85% हम दे रहे हैं, राज्य सरकार को 15% देना। तो रेलवे के किराए को लेकर रेलवे ने दिया है नहीं, इसको लेकर सियासत जारी है। इधर गिरिडीह से जेएमएम विधायक सुदीप कुमार ने बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी पर हमला बोला है। जेएमएम विधायक ने कहा कि कोरोना संकट में सभी सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्र में रहकर लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। ऐसे संकट की घड़ी में बाबूलाल मरांडी रांची में बैठकर सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं और उनके विधानसभा के प्रवासी मजदूर सदर विधायक को मदद के लिए फोन करते हैं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी से निवेदन किया है कि वो अपने क्षेत्र में रहकर लोगों की मदद करें और रांची में बैठने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं आदरणीय बाबूलाल जी से, जो इस जिले के राजधनवार विधानसभा से विधायक हैं, इस पूरे कोरोना महामारी के कार्यकाल में एक दिन भी क्षेत्र की जनता के समक्ष उनकी चिंता को जाहिर करते हुए उनका कोई भी कर्तव्य अगर आपको दिखा हो तो आप बताएं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है। वहीं बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कोरोना संकट में वो सरकार को पत्र लिखकर राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि जरूरी चीजों के प्रति ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वहीं विपक्ष की ओर से क्षेत्र में नहीं जाने के आरोपों पर उन्होंने सफाई भी दी। हमने कोई आरोप नहीं लगा, हम तो सरकार से मैं बार बार कहता हूँ भाई आप ये काम करो जो आज के लिए जो जरूरी है। आप मेरा जितनी भी चिट्ठी आप देख लीजिए, हमने उसी से संबंधित रहा है जो उनको काम करने के लिए हमने याद कराया ताकि और तेजी हो सके। लॉकडाउन में जहां सरकार प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रही है, वहीं अभी भी हॉटस्पॉट रांची से चोरी चुपके लोगों का लोहरदगा आना जारी है। रांची शहर से एक बार फिर 8 लोग गुप्त तरीके से लोहरदगा पहुंचे। इसकी जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस सभी को पकड़कर सदर अस्पताल ले आई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी की जांच में जुट गई है। वहीं जिला प्रशासन ने सभी 8 लोगों को जांच करने के बाद चिरे स्थित क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। और लॉकडाउन में जामताड़ा से आई तस्वीरें सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा रही हैं। मुमकिन है कि हर चौक चौराहे पर प्रशासन की नजर नहीं रह सकती, लेकिन जब सैकड़ों लोगों का काफिला एसपी जामताड़ा के आवास से होकर गुजरे और उसे नहीं रोका जाए, तब सवाल उठना तो लाजमी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। जामताड़ा से अब तक कोरोना के 2 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में प्रशासन के कंधे पर विशेष जिम्मेदारी है। सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि कोरोना बंदी का सख्ती से पालन करवाएं, लेकिन प्रशासन है कि हाथ पर हाथ धरे बैठा है। जामताड़ा में बंगाल से बिहार जाने वाले कॉरिडोर के साथ ही रेल लाइन पर सैकड़ों के झुंड में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और बीमार अपने घर की ओर जा रहे हैं। साइकिल पर गठरी बांधे इन सैकड़ों लोगों का काफिला जामताड़ा के एसपी अंशुमन कुमार के घर से होकर भी गुजरता है। न्यूज 18 की टीम ने जब एसपी अंशुमन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कन्नी काट ली। वहीं उपायुक्त ने पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा पूरी सख्ती से कोरोना बंदी के निर्देशों का पालन करने की बात कही है। यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए हम लोग कोई भी छूट नहीं देंगे। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी शक्ति के साथ पेश आएगा और मैं कहना चाहूँगा यहाँ के नागरिकों को कि आप इसका अनुपालन करें, नहीं तो प्राथमिकी भी दर्ज होगी। जहां एक तरफ प्रशासन को चाहिए था कि सड़क या रेल मार्ग से सैकड़ों की तादाद में घर जा रहे लोगों को रोककर उनके रहने खाने का इंतजाम किया जाए, वहीं पुलिस के जवान इसके उलट राहगीरों को शॉर्टकट रास्ता सुझाते दिखाई दे रहे हैं। शॉर्टकट के नाम पर जोखिम भरे रास्तों से गुजरते लोगों को देखना हृदय विदारक है। इन सैकड़ों लोगों में ज्यादातर ईंट भट्ठे में काम करते थे। पैसे खत्म हो जाने के कारण घर लौटने को मजबूर हैं। कईयों ने बीते कई दिनों से भरपेट खाना तक नहीं खाया है। पैसे नहीं जाएगा, खुराकी उराकी तो नहीं दे रहा है। आगे से भी काम करते रहते हैं वहाँ पर। बच्चा लोग सब ऐसे ही तो क्या करेगा। होली के बाद ही लोग ले गया, परीक्षा देने के बाद हमने मन शहर अभियान के लिए दादन दल का कमा लिया, खा लिया गरीब आदमी। तकर बाद उनका सीजन टूट लगल को लॉकडाउन नहीं होतो तो काहे यहाँ रवि तुमका गरीब 4 धाम देतो तो लेबे तो नहीं। प्रवासियों के लिए सरकारें कई फैसले ले रही हैं। इधर दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों के लिए विशेष ट्रेन का प्रबंध कराया जा रहा है, लेकिन डर और बेबसी में जी रहे मजदूर पैदल ही अपने घर की ओर निकल रहे हैं। वहीं प्रशासन हाथ पर हाथ धरे केवल गरीबी और बेबसी का तमाशा देख रहा है।
न्यूज 18 के लिए जामताड़ा से राणा प्रताप की रिपोर्ट। और कोरोना बंदी के दौरान शिक्षा की धारा में कोई रुकावट न आए, इसको लेकर राज्य सरकार डिजिटल का हर प्लेटफॉर्म तलाश रही है। प्रदेश में पहली बार गिरिडीह जिले में केबल नेटवर्क के जरिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। कोरोना काल में मची उथल पुथल के बीच प्रदेश में शिक्षा को स्थिर करने की कवायद शुरू हो गई है। गिरिडीह में शिक्षा मंत्री ने CCL DAV के सहयोग से केबल टीवी के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई का शुभारंभ किया। केबल टीवी के माध्यम से प्रदेश में पहली बार शुरू हुए ऑनलाइन क्लासेस से पूरे गिरिडीह जिले के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को विशेष फायदा मिलेगा। पूरे राज्य में पहले केबल सिस्टम पढ़ाई शुरू किए हैं। हमारे मैडम अभी 2 बात बोल रहे थे। बच्चों तक सुलभ कराने का एक प्रयास है। डिजिटल शिक्षा के मायने आज तक मोबाइल में या यूट्यूब में या लैपटॉप या कंप्यूटर पर थे। हम लोग इसको अगले आयाम तक घरों के टेलीविज़न तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप केबल के द्वारा जो ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है और उसको कोई रोक नहीं सकता। केबल नेटवर्क के जरिए डिजिटल क्लासेस को लेकर 59 विभिन्न विषयों के शिक्षकों का एक पैनल बनाया गया है, जिसमें 37 सरकारी स्कूल के और 22 शिक्षक निजी स्कूलों के होंगे। इस पहल से सरकारी और निजी स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक के छात्र हर दिन 4 घंटे ऑनलाइन क्लासेस कर सकेंगे। बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, खासतौर पे क्लास 9, 10, 11 और 12 के बच्चों के लिए जिन्हें बोर्ड एग्जाम देना होता है उनके लिए एक दिन बहुत महत्व रखता है। एक लंबे चौड़े सिलेबस को कवर करना होता है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में करीब 40,000 घरों में केबल कनेक्शन है और डिजिटल क्लासेस का प्रसारण जिले के सभी केबल नेटवर्क पर किया जाएगा। अब सरकार की कोशिश इसे जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू करने की है। गिरिडीह से सुरेश के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और कोरोना बंद के दौरान घर बैठे सरकारी स्कूलों के बच्चों को राज्य सरकार डिजिटल क्लासेस कराने में जुटी हुई है। इसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तैयार स्टडी मटेरियल को अब तक 10 से 12 लाख बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं दीक्षा पोर्टल के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही 1,20,000 शिक्षकों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी बच्चों को शिक्षा देने की तैयारी है, जिसके लिए कल अहम बैठक होने वाली है। दीक्षा पोर्टल भी जो MHRD के द्वारा शुरू किया गया, उस दीक्षा पोर्टल के माध्यम से भी बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध कराए गए हैं। नामकुम ब्लॉक में इसका पायलटिंग किया गया था, जिसमें से कि 500 में से लगभग 250 शिक्षकों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। उद्देश्य ये है कि धीरे धीरे हम सभी 1,20,000 शिक्षकों को अगले 15 से 20 दिनों के अंदर दीक्षा पोर्टल से रजिस्टर्ड करेंगे। इसके साथ साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ हमारी कल मीटिंग हो रही है हमारे JAPC कार्यालय में, जहां पर 2 बजे से लेकर 5 बजे 3 घंटे का स्लॉट झारखंड के लिए दिया जाएगा, जिसमें हम इस 3 घंटे में बच्चों को ई-कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, जो बच्चे हमारे दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग उसको प्रयास ये कर रहे हैं कि बच्चों को इस लॉकडाउन में भी बेहतर शिक्षा घर बैठे। तो झारखंड में डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा देने को लेकर राज्य सरकार लगातार योजना पर नजर बनाए हुए है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री हर एक जिले में जाकर अधिकारियों के साथ योजना बना रहे हैं। जमशेदपुर में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने उपायुक्त कार्यालय में शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों के साथ बैठक की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से फिलहाल स्कूल बंद हैं, इसलिए प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं लेनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर स्कूलों को निर्देश दिया जाएगा। डिजिटल पढ़ाई हम कैसे करें, आगे कैसे बढ़े, झारखंड को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए हम लोग सभी जिला में 1-1 घंटा कार्यक्रम करें, सभी अधिकारियों को बात करें कि आपका क्या समस्या है, आपका नेट प्रॉब्लम है कि नहीं। सभी हमारे शिक्षक बच्चों का अभिभावक के पास ऑनलाइन मोबाइल है या नहीं, यही जानकारी के लिए हम क्षेत्र में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। औषधि नियंत्रक के निर्देश पर आज रांची के रातू रोड में दूरदर्शन कॉलोनी के पास औषधि विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कफ सिरप और टैबलेट्स एक झाड़ी से बरामद किए गए। इस छापेमारी में नशे के कारोबार में लगे 2 लोग तो फरार हो गए, लेकिन उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया। फिलहाल औषधि विभाग के अधिकारी आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं।
वहाँ पे एक हमें रजिस्टर मिला, उसमें कुछ स्टॉक की सूचना मिली। पता चला कि विकास कुमार चंद्र और उसके भाई अंकित द्वारा यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों को बेचा जाता है नशे का, कफ सिरप और टैबलेट वगैरह, और गांजा का भी व्यापार किया जाता है। इसके अलावा हमने वहाँ पर आसपास छापामारी दिखा, तलाशी लिया, तो वहाँ पर झाड़ियों में हमें एक पॉलीथीन में ये मिला, कुछ छुपाया हुआ कोडिन का सिरप ऑनरेक्स मिला, जिसमें से 10 फाइल फिल था, कुछ खाली बोतल भी पड़ी हुई थी। हमने सबको इकट्ठा किया और उसके आधार पर हम यहाँ पे जब से सूची बना रहे हैं और आगे हम लोग आयोजन भी। रांची में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से साइबर ठगों ने कोरोना राहत के नाम पर 15,000 रुपए की मांग की। इसके लिए साइबर ठगों ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को व्हाट्सएप पर मैसेज किया। मैसेज में पीएम मोदी की तस्वीर लगी थी। शक होने पर शिक्षा सचिव ने सीआईडी से जांच कराने को कहा। इधर पुलिस विभाग की साइबर अपराध शाखा मोबाइल नंबर और मैसेज की जांच कर रही है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम को लेके कोई लिंक और उनके फोटो सहित किसी ने भेजा था, तो प्रथम दृष्टया ही लगा कि वो गलत है। ऐसे तो फर्जी बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं, लेकिन ये चूँकि ये बहुत स्पेसिफिक था, इसलिए मैंने जो हमारे सीआईडी के डीजी साहब उनको फॉरवर्ड कर दिया था। अब वो उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। मैंने जिस नंबर से आया था वो नंबर भी उनको भेज दिया था और वो मैसेज भी भेज दिया था। रांची नगर निगम कोरोना के संक्रमण से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी में पानी की किल्लत ने निगम की परेशानी बढ़ा दी है। दोनों फ्रंट पर लड़ना निगम के लिए आसान नहीं दिख रहा। सीमित संसाधन के साथ साथ आर्थिक मजबूरी भी निगम के आड़े आ रही है। पूरे मामले पर रांची की मेयर गंभीर दिख रही हैं। उन्होंने निगम के वाटर बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें लोगों तक गर्मी में सीमित संसाधन में ही पानी पहुंचाने का फैसला लिया गया। मेयर ने पूरे मामले में सरकार से भी मदद की मांग की है। अभी गर्मी जैसे ज़्यादा पड़ गई तो हमारे लिए आफत हो जाएगा, जैसे लॉकडाउन खुल गया तो और आफत हो जाएगा। इन सबको देखते हुए हम पानी कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए हमारा चिंता बहुत है। हमने सरकार से इसके लिए डिमांड भी किए थे 19 करोड़ 77 लाख रुपये का, लेकिन अभी तक सरकार हमें 44 लाख रुपये दिए हैं, जो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। सीमित संसाधन में जनता को पानी पिलाएंगे, लेकिन स्थिति जो भयावह होगी उससे निपटने के लिए रांची नगर निगम के सामने बहुत बड़ा चुनौती है। मैं इतना ही कहूँ, सरकार इसके लिए सहयोग। पैसे के अभाव और कोरोना बंदी के बीच पाकुड़ के रहने वाले रामेश्वर हांसदा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने को मजबूर हैं। अब तक इलाज में 10,000 रुपए खर्च करने के बावजूद हांसदा की सेहत में कोई सुधार नहीं है। अब परिवार वालों ने जहां पैसे की कमी की वजह से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, वहीं हांसदा हर दूसरे शख्स से अपनी जान बचाने की भीख मांगते दिखाई दे रहे हैं। कोई बचा लो मुझे, ये दबी आवाज रामेश्वर हांसदा की है, जो बीते कई दिनों से इसी खटिये पर बेसुध पड़े हैं। हांसदा पाकुड़ प्रखंड के मगलापाड़ा गांव के रहने वाले हैं। बीते कई दिनों से बीमार होने के कारण सबसे पहले उन्होंने अपना इलाज एक झोला छाप डॉक्टर से कराया। स्थिति में कोई सुधार न होने की वजह से उन्होंने निजी अस्पताल का रुख किया। इलाज के पैसे न होने के कारण घर वालों ने मवेशियों को बेचकर इलाज में 10,000 रुपए खर्च किए, पर यथास्थिति बरकरार रही। हालात ये हो गई कि आगे की इलाज के लिए पैसे नहीं बचे। बिंदु भूषण का वहाँ ले गए थे, तो वो बोला खून का कमी है, तो खून तो चढ़वाए, जैसे चढ़ाने के और कमजोरी, उसको खून नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तो खर्चा पानी वहाँ हुआ, पैसा भी खत्म हो गया, इसलिए लेके चल आए। अभी क्या सोचेगा, अभी पैसा खर्चा नहीं है, इसीलिए बोलता है यहीं पर घर पे रखेंगे। पैसा तो है नहीं, डॉक्टर के पास ले जाना तो पैसा लगेगा। तभी से हांसदा इस खटिये पर पड़े हैं। हांसदा के मामले को न्यूज 18 की टीम ने जब पाकुड़ बीडीओ संतोष कुमार प्रजापति के सामने रखा, तो उन्होंने सिविल सर्जन को तुरंत जानकारी देते हुए एक चिकित्सक को उनके पास भेजा। लेकिन हांसदा के परिवार वालों ने बेहतर इलाज न होने की डर से उनका इलाज कराने से ही मना कर दिया। परिवार वाले अब जड़ी बूटी की मदद से हांसदा का उपचार करा रहे हैं। गाय ताय बेच के इलाज कर रहा है, पैसा शेष हो गया है। अभी सरकार मदद करेगा तो मदद करेगा, नहीं तो मेरा बाबा ऐसे रह जाएगा। तो सिविल सर्जन को हमने कहा था, तो उन्होंने डॉक्टर समरुल को निर्देश दिया, वो गए थे उनके यहाँ, लेकिन पता चला कि घर से उनके इलाज के लिए महंगामा किए वो जड़ी बूटी गया, तो बोले ठीक है, शाम तक वापस आने के बाद
उसका फिर डॉक्टर साहब देखेंगे तो वैसा इलाज करेंगे। इधर जड़ी बूटी, पैसा की कमी, सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज न होना और पैसे लगने की तमाम उलझनों के बीच हांसदा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने को मजबूर हैं। पाकुड़ से कुंदन की रिपोर्ट। इधर चतरा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। कमात गांव में 1 साल से चारपाई पर जिंदगी की जंग लड़ रहे लाचार जोगवा भुइयां को अब सिस्टम का साथ मिल गया है। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और पीड़ित को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल ले जाया गया। इसके साथ ही सीओ ने वृद्धा पेंशन से वंचित जोगवा को जल्द से जल्द पेंशन के लाभ के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने का भरोसा दिया। न्यूज 18 के माध्यम से जैसे ही जानकारी मिली, हम लोग तुरंत कामत ग्राम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी और हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब तुरंत हम लोग रेस हो गए और कामत पहुंचे और उनके सारे वस्तु स्थिति से अवगत हुए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। 1200